हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स की डीपीपी डिस्कस कर रहे थे। और जो सेकंड डीपीपी हमने स्टार्ट करी थी उसके हमने 23 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 24। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि विथ यूजुअल नोटेशन द फॉलोइंग इक्वेशन सेट टू गिव द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड, दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए 2n-1/2 इज। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास में हमारी नोटेशंस यूजुअल है और जो हमारे पास में इक्वेशन दी गई है वो कौन सी है, इट इज़ योर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। और ये इक्वेशन होती है हमारी कि एस nth के लिए u प्लस हाफ ए 2n-1। तो इस इक्वेशन के लिए क्या कहा जा सकता है कि इट इज़ ओनली न्यूमेरिकली करेक्ट, कि ये सिर्फ न्यूमेरिकली करेक्ट है, ओनली डायमेंशनली करेक्ट, सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है, बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली करेक्ट, और या फिर डी कि नीदर इट इज़ न्यूमेरिकली और डायमेंशनली करेक्ट। तो बच्चों हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो और एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो उस सिचुएशन में nth टाइम इंटरवल के दौरान पर जो ये डिस्टेंस कवर करता है उसके लिए हमारा यही फॉर्मूला होता है, दैट इज u प्लस हाफ ए 2n-1। तो ये इक्वेशन हमारी फिजिकली करेक्ट है, देयरफॉर ये हमारी डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, राइट। यानी कि ये हमारी फिजिकली दैट इज न्यूमेरिकली भी सही है और डायमेंशनली भी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एज दी given equation is physically correct, hence the given equation has to be डायमेंशनली करेक्ट, राइट। इस प्रकार से तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली करेक्ट। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, हमें सवाल दिया गया है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कि एक रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ हमारी 16.2 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ 10.1 सेंटीमीटर है। देन द एरिया ऑफ द शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर इज। तो इस शीट का एरिया प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में और इसमें एरर कितनी हो सकती है ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं इसको। हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ से बताया जाता है। देयरफॉर वी कैन से एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ एल इंटू ब्रेथ बी। लेंथ हमें दे रखी है 16.2 और ब्रेथ दिया हुआ है 10.1। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मिनिमम जो है यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट तक हमारा ये कोई एक नंबर दिया हुआ है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या हो जाएगा 163, और ये 6 को हमें ओमिट करना है तो इसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये बन जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अब हमें एरर भी बतानी है, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें जो एरर होगी दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ, या फिर यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एरर इन एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो डेल्टा एल कितना है, ठीक है ना, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास में 0.1 का है, तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड विथ 16.2 प्लस ब्रेथ का लीस्ट काउंट हमारा 0.1 का है, तो दिस इज 0.1 अपॉन में 10.1 इंटू एरिया। एरिया क्या आया था हमारे पास में 163.62, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2.6
6.3 जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, 3 बोल सकते हैं। 6 को ऑमिट करेंगे तो ये हमारा 2x से इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर हमारा एरिया एरर के साथ में हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो हमारा सही आंसर आ गया है ऑप्शन ए विच इज 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पे विच इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नीचे दिए गए हमारे ऑप्शंस में से कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटीज के दो पेयर है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला वाले को चूज करना है। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं वर्क एंड टॉर्क को। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और लेंथ के लिए l हो गया। तो फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास में ml2t-2 इस प्रकार से। फिर टॉर्क की बात हो रही है, ठीक है, तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, फोर्स इनटू रेडियस वेक्टर इनटू साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, ठीक है ना, r लेंथ है एक प्रकार से और साइन थीटा डायमेंशन लेस है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ml2t-2। दोनों सेम दिख रहे हैं, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें डिफरेंट वालों को चूज करना है। चलिए फिर अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम की पहले बात करेंगे हम लोग। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास में, लीनियर मोमेंटम इनटू आर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड आर इज योर रेडियस वेक्टर। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का lt-1 और लेंथ के लिए l हो गया, यानी कि ये बन गया हमारे पास में ml2t-1। फिर बात हो रही है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एनर्जी इन ए फोटोन से निकाल सकते हैं। एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h इनटू फ्रीक्वेंसी न्यू, और फ्रॉम हियर वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी E अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 सेम एज योर वर्क डिवाइडेड विथ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज t-1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ml2t-1। तो देखिएगा दोनों हमारे पास में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहे हैं, तो यानी कि ये पेयर भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं टेंशन एंड सरफेस टेंशन के लिए। तो टेंशन की बात हो रही है, तो टेंशन क्या है, बेसिकली एक प्रकार से हमारा फोर्स होता है, इट इज फोर्स इन ए स्ट्रिंग, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा mlt-2। और दूसरी चीज बात हो रही है यहाँ पर सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, इट इज गिवन बाय फोर्स बाय लेंथ L। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में mlt-2 डिवाइडेड विथ लेंथ L। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में mt-2। तो देखिएगा दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला अलग आ रहे हैं, यानी कि सही आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन हम लोग कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो हम लोग ये डी वाले को भी चेक कर लेते हैं, जिससे हमें इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। पहले क्या है हमारा इम्पल्स। चलिए इम्पल्स की हम लोग बात करते हैं। तो इम्पल्स ये बेसिकली होता है हमारे पास में फोर्स इनटू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, सो f इनटू टाइम t। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में mlt-2, टाइम के लिए t, यानी कि अल्टीमेटली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा mlt-1। फिर लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, तो लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, सो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी v। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा m हो गया,
और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, यानी कि ये बन गया हमारे पास में एम एल टी माइनस वन। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम दिख रहा है, यानी कि आंसर के हिसाब से हमारा ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जैसे कि हमने ऑब्टेन किया कि हमारा ऑप्शन सी विच इज टेंशन एंड सरफेस टेंशन हो गया, क्योंकि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज A is equals to 2.5 meter per second plus minus 0.5 meter per second and B is equals to 0.10 second plus minus 0.01 second, then the value of AB will be। दिया गया है कि मेजरमेंट के दौरान पर हमने दो क्वांटिटीज को जो मेजर करी है, तो उनका मेजरमेंट के साथ साथ उनकी प्रिसीजन या फिर एरर कितनी हो सकती है वो हमें बताई गई है। जैसे ए हमारे पास हमको मिल रहा है कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी प्रिसीजन या फिर एरर इसमें प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड की है, और बी मेजर करने पे 0.10 सेकेंड मिल रहा है, इसमें प्रिसीजन या फिर इसकी एरर लिमिट हमारी 0.01 सेकेंड की है। तो हमें ए बी की वैल्यू पूछी जा रही है विथ एरर लिमिट। तो देखिए हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करना है, हमें ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए हमारा 2.5 है और बी हमारा 0.10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 राइट मीटर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर एरर के साथ बताना है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन एरिया A plus fractional error in B. Therefore, we can say error in X is equals to delta A upon A. This is 0.5. ये वाला हमने ले लिया है, डिवाइडेड में A की वैल्यू विच इज 2.5 प्लस डेल्टा B कितना है 0.01, तो दिस इज 0.01 अपॉन में B विच इज 0.1 इनटू दिस X की वैल्यू हमारे पास में 0.25 आ गई है। तो इसको जब प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.075, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ठीक है ना डेसिमल के बाद में ये दो यहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्सप्रेस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.08 मीटर। क्योंकि 5 को ओमिट कर रहे हैं तो इसके पहला हमारा ऑड है, तो इसको 1 से इंक्रीज करके हम लोग इवन में इसको ऑब्टेन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग फाइनली इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी गिवन बाई 0.25 राइट प्लस माइनस 0.08, ये मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए विच इज 0.25 प्लस माइनस 0.08 मीटर। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं फिर अगले वाले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, आवर क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कि स्टील का यंग्स मॉडुलस 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। When expressed in CGS units of dyne per centimeter square, it will be equal to। तो अगर हम लोग इसको CGS यूनिट में एक्सप्रेस करें यानी कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। और बोला गया है कि 1 न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है और 1 मीटर स्क्वायर हमारा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एज ए हमें फैक्ट चेक दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको। यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, तो यंग्स मॉडुलस यहाँ पर SI सिस्टम में कितना दिया गया है 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको CGS में कन्वर्ट करना है तो ये 1.9 इंटू 10⁻11 ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐसे कैसे रहने दें। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर, तो 10⁵ डाइन के बराबर इसको मेंशन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर मीटर की बात हो रही है तो 1 मीटर हमारा 10⁻2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर, इसकी पावर -2, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 1.9 इंटू 10⁻11 इंटू ये 10⁵ और ये कितना बच जाएगा हमारे पास में 10⁻
-4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा और ये 10 की पावर यहाँ पर 11 + 1 यानी कि 10 की पावर 12 बन जाएगा। तो यानी कि फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1.9 × 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 1.9 × 10 की पावर 12। चलते हैं फिर अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या दिया गया है कि इफ वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 ± 5 वोल्ट एंड करंट I इज इक्वल टू 10 ± 0.2 एम्पियर, द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R इज। कि अगर वोल्टेज हमारा 100 ± 5 वोल्ट हो और करंट हमारा 10 ± 0.2 एम्पियर हो, तो बताइएगा रेजिस्टेंस में हमारी परसेंटेज एरर कितनी हो सकती है। चलिए रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। देयरफॉर वी कैन से परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस दैट इज डेल्टा R अपॉन R into 100 विल बी गिवन बाय परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन पोटेंशियल प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन करंट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये देखिएगा डेल्टा V कितना दिया है 5 है, सो वी कैन से इट इज 5, V हमारा 100 है तो 5/100 हो गया, डेल्टा I हमारा 0.2 हो गया अपॉन में I हमारा 10 हो गया इनटू ये 100 हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, 5/100 इंटू 100 यानी कि ये बन गया हमारा 5% प्लस 0.2 अपॉन में 10 इंटू 100 ये बन गया हमारा 2%, यानी कि फाइनली एरर इन रेजिस्टेंस कैन बी 7%। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी विच इज 7%। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये हमें दिया गया है कि वायर हैज ए मास ऑफ 0.3 ± 0.003 ग्राम एंड रेडियस ऑफ 0.5 ± 0.005 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 0.6 ± 0.006 सेंटीमीटर की एक वायर है जिसका मास हमें इस प्रकार बताया गया है, रेडियस इस प्रकार से बताई गई है और इसकी लेंथ इस प्रकार से बताई गई है। देन दी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी इज। तो डेंसिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम कितनी एरर हमको मिल सकती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों मास डेंसिटी जैसे कि हमें पता है इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ पर ठीक है ना, वायर की बात हो रही है जो कि सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr² इंटू लेंथ। देयरफॉर वी कैन से कि परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टिविटी दैट इज डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100 विल बी गिवन बाय परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस रेडियस की पावर 2 है तो ये आ जाएगा ट्वाइस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम लोग। इट विल बी गिवन बाय, सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, डेल्टा m कितना है हमारे पास में 0.003 डिवाइडेड विथ m यानी कि 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा r इज 0.005 डिवाइडेड विथ r विच इज 0.5 प्लस डेल्टा l इज 0.006 डिवाइडेड विथ l विच इज 0.6 इंटू 100। तो ये जो पहला वाला टर्म है इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1% प्लस ये दूसरा वाला टर्म हमारा ठीक है ना 2 इंटू 1% यानी कि ये 2% बन जाएगा, और आखिरी वाला ये हमारा 1% आ जाएगा, यानी कि ये इन टोटल आ जाएगा 4%। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी विच इज 4। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन दिया गया है इफ x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 एंड y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 देन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, राइट। तो हमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है,
तो लेट अस से इसको हम लोग r से डिनोट कर लेते हैं। r है हमारे पास में 2x माइनस 2y, तो 2x है हमारे पास में 10.0 माइनस 2 इंटू वाई भी है हमारे पास में 10.0, तो ये प्लस में, ये उतनी ही वैल्यू माइनस में, यानी कि नेट हमारे पास हमें आ गया 0। और डेल्टा आर की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो यहाँ पर राइट हमारे पास में ऑपरेशन इस प्रकार है, सब्ट्रैक्शन है एक प्रकार से, तो ये क्या आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा वाई, क्योंकि मैक्सिमम एरर हमें बतानी है। तो दिस इज योर 2 इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.2 प्लस 0.2 is equals to 0.4. Therefore, we can say R with error limit will be given by 0.0 plus minus 0.4, यानी कि सही आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया है कि डायमेंशंस ऑफ ओम आर सेम एज, कि ओम का जो डायमेंशंस है वो किसके सेम होगा या फिर बराबर होगा। तो ऑप्शंस में हमें यहाँ पर, ठीक है ना, ये इस प्रकार से दिया गया है और बोला गया है इस ऑप्शंस में h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और e हमारा चार्ज है। तो ओम, ठीक है ना, यानी कि ये रेजिस्टेंस की यूनिट है एंड वी नो कि रेजिस्टेंस इज गिवन बाय पोटेंशियल अपॉन में करंट। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो दिस इज W अपॉन में Q, अपॉन में I आ गया। इस Q को नीचे ले लो और Q को हम लोग बोल सकते हैं इट इज करंट इनटू टाइम, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी से मल्टीप्लाइड बाय दिस I। तो ये बन जाएगा W अपॉन में I स्क्वायर टी। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज ML2 T माइनस 2 अपॉन में, ठीक है, करंट का स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि आ गया ए स्क्वायर, और फिर ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, यानी कि ये बन जाएगा हमारा अल्टीमेटली ML2 T माइनस 3 ए माइनस 2, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हो रही, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास में कि एनर्जी इन ए फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। Therefore, we can say कि dimensional formula of Planck's constant h is equals to dimensional formula of energy upon में dimensional formula of frequency nu। एनर्जी वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, दैट इज ML2 T माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये आ गया हमारा T माइनस 1। Therefore, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ML2 T माइनस 1, इस प्रकार से। तो अब हम लोग हमारे ऑप्शंस को चेक करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये आ चुका है, क्या है ML2 T माइनस 1, और चार्ज हमारे पास में करंट इंटू टाइम, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया A इंटू टी। तो ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन ML2 T माइनस 2 A माइनस 1। तो क्या हमारा, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है, राइट? बिल्कुल नहीं, यानी कि हमको अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, इट इज एच स्क्वायर अपॉन में ई। तो अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, दैट इज ऑप्शन बी को चेक करते हैं। इट इज एच स्क्वायर अपॉन में चार्ज ई। तो ये देखिएगा एच का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में ML2 T माइनस 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास में ML2 T माइनस 1, इसका स्क्वायर करना है अपॉन में चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज करंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू, ये बन गया, यहाँ पर 2 को हर एक टर्म से यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो M2L4 ये T माइनस 2 बन गया है, डिवाइडेड विथ AT, इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा M2L4 T माइनस 3 A माइनस 1। क्या ये हमारे रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन से नहीं हो सकता। तो अगला चेक करेंगे, दैट इज H अपॉन में E स्क्वायर को। चलिए अगला ऑप्शन C को चेक कर लेते हैं। तो C है हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H अपॉन में
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज स्क्वायर। तो H ये है ml2T-1 और चार्ज का स्क्वायर है तो ये बन गया A2T2 इस प्रकार से। और फाइनली इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज ml2T-3A-2। तो क्या ये हमारे रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है? ml2T-3A-2 बिल्कुल कर रहा है, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो गया है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस प्रकार से चलिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A upon V square into V minus B is equals to RT, where P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature and A, B and R are constants। कि यहाँ पर किसी गैसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करी गई है। कैसे? P प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। और बोला गया है कि यहाँ पर P हमारा प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और A, B और R ये सभी कॉन्स्टेंट्स है। तो बताइएगा कि A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा कि यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करें तो ये दोनों टर्म्स हमारे ऐड में हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट। सो वी कैन से कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ homogeneity we can say dimensional formula of A upon V square is equals to dimensional formula of pressure P, और from here we can say कि dimensional formula of A is equals to dimensional formula of pressure P into volume square। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज F बाई A इंटू ये वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ml/T-2, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा L6, राइट, डिवाइडेड विद एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L²। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा हमारा ml5T-2, और ये हमारा ऑप्शन ए में हमको मेंशन्ड है, राइट। तो यानी कि हमारा सही आंसर तो ऑप्शन ए हमको मिल गया है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या दिया हुआ है कि यूजिंग मास m, लेंथ l एंड टाइम t एंड करंट a एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशंस ऑफ परमिएबिलिटी आर। कि मास, लेंथ, टाइम और करंट को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हुए बताइएगा हमारे परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग 12th में स्टडी करेंगे कि हमारे पास में एक लॉन्ग सोलोनाइड में जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन आपका टर्न डेंसिटी है और आई हमारा करंट होता है। चलिए इसी को मेंशन करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड inside a long solenoid is given by B is equals to म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट हमारी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है। सो वी कैन से कि म्यू नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन में एन आई, राइट। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है ना, कुछ एंगल पे रखेंगे, ठीक है ना, करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ एक एंगल थीटा है,
तो हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय करंट फ्लोइंग I into length of the conductor into magnetic field into sin theta. So from here we can say कि magnetic field B is equals to force upon में IL sin theta. तो यहाँ से ही हम लोग सबसे पहले इस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे और फिर हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे. Therefore we can say कि dimensional formula of magnetic field B is equals to dimensional formula of force divided with dimensional formula of current I into dimensional formula of length of the conductor into sin theta is equals to dimensional formula of force is ml t minus 2. Dimensional formula of current is एम्पियर का A, लेंथ के लिए L हो गया और sin थीटा हमारा डायमेंशन लेस है. Therefore इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में m t minus 2 a minus 1 इस प्रकार से. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, क्या है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड B का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड विद टर्न डेंसिटी N इनटू करंट I. तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया है m t minus 2 a minus 1 इस प्रकार से. L हमारी टर्न डेंसिटी है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L minus 1, करंट एम्पियर A. देयरफॉर फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा ml t minus 2 a minus 2 इस प्रकार से. यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन C हमको मिल गया है. चलते हैं फिर हमारे अगले सवाल पे. अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर 1 क्विंटल 1 किलोमीटर एंड 1 आवर रेस्पेक्टिवली. कि किसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है ना, यूनिट ऑफ मास हमारा 1 क्विंटल है, लेंथ 1 किलोमीटर है और टाइम हमारा 1 आवर है. सो इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल टू. तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, कितना होगा ये हमें पूछा गया है. तो देखिए 1 न्यूटन के लिए सॉल्व करते हैं. तो 1 न्यूटन बेसिकली क्या होता है, इट इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हियर वी कैन से ये हमारा 1. 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं. देयरफॉर वी कैन से 1 kg इज इक्वल टू 10 की पावर -2 क्विंटल, इस तरीके से, राइट. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. देयरफॉर 1 मीटर में हमारे पास में 10 की पावर -3 किलोमीटर हो जाएंगे. 1 आवर में हमारे पास में 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं. देयरफॉर 1 सेकेंड में हमारे पास में, ठीक है ना, 1 अपॉन में 3600 आवर्स हो जाएंगे और इसकी पावर हमारी -2 है. देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा 10 की पावर -2 इंटू ये हमारा 10 की पावर -3 आ गई. ये 3600, ठीक है ना, 10 की पावर, ये पावर -2 उसको ऊपर में लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 3600 की पावर 2 और यूनिट क्या बन गई है क्विंटल किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो देखिएगा ये 3600 में ये 100 यानी कि 10 की पावर 2 लिख सकते हैं. इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, राइट. और 36 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1296 इंटू ये दोनों को ऐड कर लिया हमने पावर, तो 10 की पावर -5 इंटू यहाँ से हमारी ये 10 की पावर 4 आ गई है और इसकी यूनिट को हम लोग न्यू यूनिट बोल देते हैं इस प्रकार से. तो यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा 10 की पावर -1, तो 1296 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 129.6 आ गया. सो दिस इज 129.6, ये हमारा नई यूनिट बन गई है 1 न्यूटन के लिए. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी विच इज 129.6 इन न्यू यूनिट. चलिएगा अगले सवाल पे आ जाते हैं. फिर अगला सवाल दिया गया है कि गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax - x²
इज इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन ए वेयर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें ये एक इक्वेशन दी गई है और बोला गया है इस इक्वेशन में जो ये ए का टर्म है वो इस बेसिकली हमारा कांस्टेंट है। सो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू क्या होगी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए ये हमें बताना है। तो बच्चा यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे टर्म सब्ट्रैक्शन में है तो इन दोनों के यूनिट या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, राइट। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। सही बात है। तो यहाँ पर ठीक है ना, हमें अल्टीमेटली एन की वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा, अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है ना, तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ए टू द पावर एन का बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा x हो गया, ठीक है ना, a हमारा x के बराबर, यानी कि बेसिकली हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अंडर रूट में लेंगे तो ये हमारा x आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेसिकली x अपॉन में x, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा एक प्रकार से डायमेंशन लेस, दैट इज इसको हम लोग 1 से लिख सकते हैं। तो हमारा a की पावर n है, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो a की पावर n डायमेंशन लेस है, इसका मतलब हमारा n की वैल्यू 0 होनी चाहिए ताकि इसकी वैल्यू 1 आ सके या फिर ये डायमेंशन लेस बन सके, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर a टू द पावर n हैज टू बी डायमेंशन लेस, कि इसको हमारा डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। और ऐसा होने के लिए इट इज फॉर दिस n must be equal to 0, must be equal to 0। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 0। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें दिया गया है कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कि कोई एक पॉइंट चार्ज के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज q इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। हियर q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, v इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज एंड b वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। q यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, v हमारे पॉइंट चार्ज की वेलोसिटी है और b मैग्नेटिक फील्ड है। देन द डायमेंशंस ऑफ b वेक्टर आर। तो b वेक्टर के डायमेंशंस क्या होंगे ये हमें पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, इक्वेशन हमें दे रखी है f वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्यू इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी वी, क्योंकि साइन थीटा हमारा डायमेंशन लेस होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2 अपॉन में चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, यानी कि ये हो गया at, और स्पीड इज lt माइनस 1। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी mt माइनस 2 a माइनस 1, जो कि हमें हमारे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि क्वांटिटी इज गिवन बाई x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल वी अपॉन में t, वेर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, l इज द लेंथ। तो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी रिलेशन हमें इस तरह से दे रखी है, क्या है, x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल वी अपॉन में t, जिसमें v यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, l एक प्रकार की लेंथ है। देन x हैज डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ। तो बोला गया कि x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसके सेम होगा ये आपको बताना है, राइट। तो देखिएगा, हमें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी और एप्सिलॉन नॉट विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को निकालने के लिए हम लोग कूलम्स
लॉ का यूज कर सकते हैं विच सेज दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस से हमारा चार्ज सिमिलर है तो हम लोग इसको क्यू स्क्वायर बोल सकते हैं अपॉन में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर दिस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि 4 और पाई तो कांस्टेंट है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला 1। तो Q हमारा होता है करंट इंटू टाइम, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा A2T2 इस प्रकार से। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा MLT-2, आर स्क्वायर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L2, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली हमारा M-1 L-3 T4A2 इस प्रकार से। फिर क्या करना है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर हमें पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला भी चाहिए होगा इसमें, तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के रख लेते हैं। क्या है हमारे पास में, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस प्रकार से। वर्क का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2 और चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है AT करंट इंटू टाइम से। सो दिस विल कम आउट टू बी ML2T-3A-1। तो यहाँ से हमारे पास में x का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं अब, ठीक है ना। क्या आ जाएगा x का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम t इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आया हमारे पास में, क्या आया है M-1 L-3 T4A2 इंटू लेंथ L का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हमने निकाला ML2T-3A-1 होल डिवाइडेड विथ टाइम t इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये m वाला टर्म हमारा पूरी तरह से कट जाएगा, राइट। इसी तरह से ये l हमारे पास में, ये भी l वाला टर्म कट गया, t की पावर 4, ठीक है, तो ये t की पावर यहाँ पर -4 बन जाएगा, यानी कि ये भी कट जाएगा। सिर्फ हमारे पास आएगा ये A2 है और ये A1, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बचेगा M0L0T0A, ठीक है ना। तो A डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा करंट का होता है, therefore we can say it is equals to the dimensional formula of current। तो सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी विच इज करंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिप मेजर्ड विथ ए मीटर रॉड इज 10.0 सेंटीमीटर, कि एक स्ट्रिप की लेंथ मीटर रॉड से मेजर करने पर 10.0 सेंटीमीटर मिल रही है। इट्स विड्थ मेजर्ड विथ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 1.00 सेंटीमीटर, कि वर्नियर कैलिपर से इसकी विड्थ मेजर करने पर इसकी वैल्यू आ रही है 1.00 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड इज 0.1 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, कि दिया गया है कि एक मीटर रॉड का लीस्ट काउंट हमारा 0.1 सेंटीमीटर का है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। सो व्हाट विल बी एरर इन इट्स एरिया, तो इसका एरिया को मेजर करने में एरर कितनी आ सकती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा एरिया होता है हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेथ, देयरफॉर वी कैन से कि परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन एरिया विल बी गिवन बाय परसेंटेज फ्रैक्शनल एरिया इन लेंथ प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरिया इन ब्रेथ, ये इस प्रकार से इज इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा एल दैट इज 0.1 और एल कितना है, ये हमारा 10 है, प्लस डेल्टा बी लीस्ट काउंट कितना है हमारा 0.01 डिवाइडेड विथ 1 इंटू 100। सो ये बन जाएगा हमारा 0.1 अपॉन 10 इंटू 100, यानी कि ये आ गया 1%, प्लस सिमिलरली ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1%, यानी कि ये इन टोटल एरिया को मेजर करने में हमारी 2% की एरर आ सकती है। सो सही आंसर बन गया हमारा ऑप्शन डी विच इज प्लस माइनस ऑफ 2%। चलिएगा फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि द लेंथ ऑफ सिलेंडर
is measured with a meter rod having least count of 0.1 सेंटीमीटर। कि एक सिलेंडर की लेंथ को मीटर रॉड से मेजर किया गया है जिसकी लीस्ट काउंट हमारी 0.1 सेंटीमीटर है। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जा रहा है जिसकी लीस्ट काउंट हमारी 0.01 सेंटीमीटर है। गिवन दैट लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ये दिया गया है कि लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर की है और सिलेंडर की रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर की है। देन द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम विल बी। तो इसके वॉल्यूम के कैलकुलेशन में हमें परसेंटेज एरर कितनी मिल सकती है ये हमसे पूछ लिया गया है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एल, राइट। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर रेडियस को हम लोग बोल सकते हैं इट इज d/2, दैट इज डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर इंटू एल। तो ये बन जाएगा हमारे पास में पाई d स्क्वायर एल बाई 4। तो हमें तो यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम बतानी है, तो कह सकते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हमारा 2 इंटू परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन डायमीटर प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, इस प्रकार से। सो इट विल बी 2 इंटू, ठीक है, डायमीटर में मेजर करने में हमारी लिस्ट एरर कितनी है 0.01 सेंटीमीटर की, दैट इज 0.01 डिवाइडेड विथ 4, प्लस लेंथ को मेजर करने में हमारी एरर या फिर लिस्ट काउंट कितना है, राइट, 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 डिवाइडेड विथ लेंथ हमारी 5 है इंटू 100। तो ये पहला टर्म हमारा ये कट के हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ गया। 0.01/2 इंटू 100 करेंगे तो ये बन गया हमारा पास में 0.5%, प्लस 0.1/5 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2%, यानी कि ये बन गया हमारा 2.5%। तो वॉल्यूम को मेजर करने में हमारी 2.5% की एरर हमें मिल सकती है। चलिएगा फिर अगला सवाल देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 41। सवाल दिया गया है कि यू मेजर्ड 2 क्वांटिटीज एज ए इज इक्वल टू 1 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, बी इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस माइनस ऑफ 0.2 मीटर। तो आपने दो क्वांटिटीज को मेजर करी है ए और बी की, और ए और बी की वैल्यू एरर लिमिट के साथ हमें इस प्रकार से बता दी गई है। सो वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू फॉर अंडर रूट ऑफ ए बी एज। तो अंडर रूट ऑफ ए बी की जो वैल्यू हमें मिलेगी विथ प्रॉपर एरर लिमिट क्या आ सकती है वो हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमको करना है अंडर रूट ऑफ ए बी का। तो अंडर रूट ऑफ ए बी करते हैं, दैट इज 1.0 इंटू 2.0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 2.0। तो 2 एक प्रकार से इसका अंडर रूट हमारा 1.414 मीटर, या इसको अप्रोक्सीमेटली दो सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग बोलें तो ये आ गया हमारा 1.4 मीटर। तो अब हमको एरर भी बतानी होगी, देयरफॉर वी कैन से परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, ठीक है ना, या फिर सिंपली फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज इक्वल टू इनकी पावर बेसिकली अंडर रूट में है तो ये पावर हाफ है, तो सामने आ जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, ये हमारा हाफ डेल्टा ए कितना है 0.2, सो दिस इज 0.2 अपॉन में ए की वैल्यू है हमारी 1.0 प्लस ये हमारा हाफ, ठीक है ना, इनटू डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी कितना है हमारे पास में 0.2, तो दिस इज 0.2 डिवाइडेड विथ बी हमारा है 2.0 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 0.05। देयरफॉर वी कैन से कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, राइट, इनका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.15 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आई है हमारी 1.4, तो दिस इज मल्टीप्लाइड में 1.4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.21, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं 0.2 मीटर। सो देयरफॉर और फाइनली वी कैन से एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी गिवन बाई 1.4 प्लस माइनस ऑफ 0.2 मीटर। तो सही आंसर हमको दिख रहा है हमारे ऑप्शन डी में, विच इज 1.4 मीटर प्लस माइनस ऑफ 0.2 मीटर।
चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है कि इफ E इज इक्वल टू एनर्जी, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, I इज इक्वल टू इम्पल्स एंड M इज इक्वल टू मास, देन डायमेंशंस ऑफ GI m स्क्वायर अपॉन में E स्क्वायर आर सेम एज दैट ऑफ। कि अगर E एनर्जी है, G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, I इम्पल्स है और M हमारा मास है, तो जो GI m स्क्वायर अपॉन में E स्क्वायर है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके सेम होगा? ऑप्शन वाइज ये हमसे पूछ लिया गया। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो जो टर्म्स है सबके पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एक है हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ऑब्टेन करते हैं। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस व्हिच इज m1 into m2 divided with square of distance of separation between them which is r square. So from here we can say कि G is equals to F R square अपॉन में m1 into m2 और सिंपली वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m1 into m2 इस प्रकार से। सो इट विल बी फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-2, R स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा L2 हो गया डिवाइडेड विथ ये हमारा m स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू ये बन गया हमारे पास में m-1 L3 t-2। ठीक है, इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर इम्पल्स की बात हो रही है, तो इम्पल्स हमारा बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा मोमेंटम के बराबर दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, वेलोसिटी स्पीड के जैसे L-t-1, यानी कि इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा L-t-1। राइट, तो और की तो किसी हमें जरूरत नहीं है, बाकी सब हमें पता है। तो यहाँ से इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ GI m स्क्वायर अपॉन में E स्क्वायर। तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला आया हमारे पास में m-1 L3 t-2। इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आया हमारे पास में ml t-1। फिर ये हमारे पास में मास का स्क्वायर डिवाइडेड विथ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला का स्क्वायर, तो ये आ गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2 और ये इसका स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास में? दिस इज m2 L4 t-3 और डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में? m2 L4 t-4 इज इक्वल टू ये बन गया हमारा फाइनली टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू कट रही है, सिर्फ हमारा t ही यहाँ पर बचेगा, यानी कि ये हमारा टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर हो गया। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए विच इज टाइम। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 43 एस द रिलेशन ऑफ P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा E की पावर माइनस अल्फा Z अपॉन में K थीटा वेर P इज प्रेशर, Z इज डिस्टेंस, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर। तो यहाँ पर ठीक है ये रिलेशन हमें दी गई है। इस रिलेशन में बोला गया कि P हमारा प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा हमारा टेम्परेचर है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा का क्या होगा ये हमसे पूछ लिया गया है। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर E की जो पावर है, ठीक है ना, ये हमारी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, यानी कि अल्फा Z अपॉन में K थीटा ये हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ सकता है, और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आ गया हमारे पास में तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा बाई बीटा के बराबर हो जाएगा, जिससे हम लोग बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अल्फा Z अपॉन में K थीटा को डायमेंशन लेस पुट करके अल्फा की वैल्यू का अल्फा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर अल्फा की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन से कि एज अल्फा Z अपॉन में K थीटा
should be डायमेंशनलेस। तो क्योंकि ये हमारा डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी कि अल्फा जेड अपॉन में के थीटा इज इक्वल टू 1, और वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू के थीटा अपॉन में जेड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर के यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमारी एक रिलेशन का यूज कर लेंगे कि अगर हमारे पास में ये ना गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय 3/2 kBT। किसी एक गैस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kBT, वेयर kB इज आवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kB, जिसको यहाँ पर सिंपली हमने k से बताया, क्या आ जाएगा हमारे पास में? 3/2 तो डायमेंशन लेस है, तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी E डिवाइडेड विद दिस टेम्परेचर T, यहाँ पर टेम्परेचर T है, इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में mL2T-2, इस प्रकार से, डिवाइडेड विद टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K यूज करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास में mL2T-2 K-1। तो यहाँ से हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। तो इसी को अब हम लोग अल्फा के लिए यूज कर लेंगे, यानी कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के थीटा बाई जेड। तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ये पुट कर लेंगे, बाकी तो हमें पता है। तो जैसे कि हमने देखा कि अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशनली के थीटा अपॉन जेड। के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL2T-2 K-1। सो इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, दैट इज इट इज mL2T-2 K-1। थीटा टेम्परेचर K हो गया, Z हमारी लेंथ है, सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L हो गया। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में mL2, इस प्रकार से। अल्टीमेटली हमें बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो देखिएगा यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला P के बराबर होगा, क्योंकि ये तो हमारा डायमेंशन लेस है। तो वी कैन से कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनली P के बराबर। So from here we can say कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी, प्रेशर। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हमने ऑब्टेन किया, इट इज mL2T-2। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में mL-1T-2। देयरफॉर ये आ जाएगा हमारे पास में m0L2T0, राइट, इस प्रकार से। तो अब हम लोग हमारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, तो देखिएगा सही आंसर ये हमको हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा m0L2T0। चलिए फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल ये हमें दिया गया है कि इफ E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, then the quantity E square L square upon में m की पावर 5 g की पावर 2 हैज द डायमेंशंस ऑफ, कि अगर यहाँ पर E एनर्जी है, M मास है, L हमारा एंगुलर मोमेंटम है, G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो बताइएगा E स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में m की पावर 5 g की पावर 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, या फिर किसके बराबर होगा एज पर दी ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर पहले G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करके, दैट इज G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। Therefore, gravitational constant G is equals to F R square अपॉन में m1 into m2 हो जाएगा। Therefore, dimensionally we can say dimensional formula of G is equals to dimensional formula of force which is mL T-2 into R square का डायमेंशनल फॉर्मूला ये L2 हो गया क्योंकि लेंथ है, और यहाँ पर नीचे में ये m स्क्वायर हो गया।
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा m-1, ये L3 T-2, राइट। फिर यहाँ पर m तो मास है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। L हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज लीनियर मोमेंटम इनटू आर, दैट इज mv/r। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मास का m हो गया, वेलोसिटी के लिए L T-1 हो गया, और r यानी कि लेंथ है तो ये L बन गया हमारा। तो फाइनली L यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज L इज इक्वल टू mL2 T-1। चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास में कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E² L² अपॉन में m⁵ इंटू g⁵ 2 इज इक्वल टू E हमारी एनर्जी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL2 T-2, इसका स्क्वायर कर लिया। L2 क्या है हमारे पास में, एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला विच इज mL2 T-1, इसका ये स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड विथ ये सिंपली हमारे पास में m5 हो गया। फिर g का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L3 T-2, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर न्यूमरेटर में स्क्वायर को यूज कर लेंगे मल्टीप्लाई करके अंदर में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में पहला टर्म m2 L4 T-4, दूसरा टर्म बन जाएगा हमारा m2 L4 T-2, इस तरीके से डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, ये स्क्वायर कर लेंगे इसका, और m5 तो यहाँ पर फाइनली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m5 और ये m-2, यानी कि ये बन जाएगा हमारा m3, फिर ये L6 आ गया और ये T-4, इस प्रकार से। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा m4 L8 T-6, इस प्रकार से। फिर डिनोमिनेटर को देख लेंगे, डिनोमिनेटर हमारा ये ऐसे कैसे ही लिख लो, क्या आ जाएगा हमारा ये m3 L6 T-4। तो फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास में mL2 T-2, जो कि हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर हो गया है ऑप्शन डी विच इज एनर्जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल ये दिया गया है कि इफ दी एनर्जी E इज इक्वल टू g⁵p h⁵q c⁵r, where g is the universal gravitational constant, h is the Planck's constant, and c is the velocity of light, then the value of p, q and r are respectively। कि हमारी एनर्जी की इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, जिसमें g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो बताइएगा यहाँ पर जो पावर है p, q, r, उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जी एच का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सॉल्व कर लेंगे, जो कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी इंटू मास m1 इंटू m2 अपॉन में r²। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि g इज इक्वल टू F r² अपॉन में m1 इंटू m2। Therefore, dimensionally we can say कि dimensional formula of G is equals to dimensional formula of force which is mL T-2 into r² का dimensional formula L2 हो गया, divided with m1 into m2 का dimensional formula हमारा m² हो गया। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली m-1 L3 T-2, इस प्रकार से। फिर आगे हम लोग इस प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एनर्जी इन ए फोटोन से। एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट h इनटू फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा mL2 T-2 डिवाइडेड विद फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ये T-1 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा mL2
टी माइनस वन, इस प्रकार से। तो अब हम लोग फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है हमें, E इज इक्वल टू जी की पावर P, H की पावर Q, C की पावर R। तो दोनों साइड की इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनली इक्वेट कर लेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज mL2T माइनस टू इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G क्या आया हमारे पास में, m माइनस वन L3T माइनस टू, इसकी पावर हमारी P। फिर है हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H जो कि है mL2T माइनस वन, इसकी पावर Q इंटू C दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है LT माइनस वन, इसकी पावर R हो गई। ये है हमारे पास में mL2T माइनस टू। तो यहाँ पर देखिएगा m की पावर क्या क्या बन जाएगी, ये सबसे पहले हमारा यहाँ से ये माइनस पी आ गया, फिर ये प्लस Q आ गया। इसी तरह से L हमारा क्या हो जाएगा, 3P प्लस 2Q प्लस R हो गया। फिर टाइम के लिए T की पावर माइनस 2P माइनस Q माइनस R, इस प्रकार से। अब हम लोग दोनों साइड के सिमिलर टर्म्स की पावर को इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि अब हमारे पास में ये तीन इक्वेशंस बन जाएगी। कौन सी, सबसे पहले माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, दूसरी 3P प्लस 2Q प्लस R इज इक्वल टू टू, और तीसरी राइट माइनस 2P माइनस Q माइनस R इज इक्वल टू माइनस टू, या फिर सीधा बोल सकते हैं 2P प्लस 2Q प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो चलिए यही इक्वेशंस का यूज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास में, माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3P प्लस 2Q प्लस R इज इक्वल टू टू हो गया। तीसरी इक्वेशन क्या है, 2P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू टू के बराबर। तो यहाँ से Q हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। Q क्या बन जाएगा हमारा, Q इज इक्वल टू P प्लस वन, और इसी Q को हम लोग इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा 3P प्लस 2 इंटू पी प्लस वन प्लस R इज इक्वल टू टू, और यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2P प्लस ये Q यानी कि P प्लस वन प्लस R इज इक्वल टू टू। तो देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में 3P प्लस टू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में, तो ये बन जाएगा 2P प्लस टू प्लस R इज इक्वल टू टू, और ये इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास में 2P प्लस P यानी कि ये आ गया 3P प्लस R प्लस वन इज इक्वल टू टू, इस प्रकार से। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, ठीक है ना, 3P प्लस 2P यानी कि 5P प्लस R है ना, टू इधर जाके सब्ट्रैक्ट करके ये जीरो बन जाएगा, और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 3P प्लस R इज इक्वल टू, ये इधर जाके टू को सब्ट्रैक्ट करके ये वन बना देगा, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर R को हमको ओमिट करने के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यानी कि ये बन जाएगा 2P माइनस 3P, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 2P, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में 0 माइनस वन, यानी कि ये माइनस वन आ गया। तो यहाँ से हमें ये P की वैल्यू मिल जाएगी, तो P क्या आ जाएगा हमारा माइनस वन बाई टू। तो ये हमारी एक वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है ना, दैट इज P इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। फिर इस P की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा ये Q हमें मिल जाए। तो ये Q आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर P की वैल्यू माइनस वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू ये हमारा वन बाई टू। तो ये हमें यहाँ पर Q की वैल्यू भी मिल गई है, कितनी है, वन बाई टू। फिर अब हम लोग इस इक्वेशन से R की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना, R इज इक्वल टू वन माइनस 3P। चलिए यही करते हैं, R इज इक्वल टू वन माइनस 3P। P क्या है हमारा माइनस वन बाई टू, यानी कि ये आ गया माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वन प्लस थ्री बाई टू हो गया, एलसीएम लेके ये टू प्लस थ्री बाई टू, यानी कि ये बन गया हमारा 5 बाई टू। यानी कि यहाँ से अब हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, P Q और R की भी, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग ऑप्शन मैच कर सकते हैं जहां पर हमारी P की वैल्यू माइनस वन बाई टू हो, Q की वैल्यू वन बाई टू हो और R की वैल्यू 5 बाई टू हो।
तो ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए हमें ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज -1/2, 1/2 एंड 5/2। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट की सेकंड डीपीपी कंप्लीट होती है और अगली क्लास में मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। हमारी डीपीपी की आखिरी यूनिट्स डायमेंशन मेजरमेंट की आखिरी डीपीपी विच इज़ आवर डीपीपी नंबर 3 ऑफ यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, चैनल को शेयर करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, लिंक शेयर करते हो हमारी, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। आई होप आप इस चीज़ को समझते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग स्टडी वही करते हैं जो आपके दिमाग में छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स, एंड टेक केयर।